किसी कवि की ये पंक्ति दरअसल कुछ हद तक जीवन के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती है। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता की तलाश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वह अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, रुचि और योग्यता के मुताबिक एक बेहतर और अनुकूल कैरियर अपनाकर उसमें अपना यथासंभव योगदान कर सके। ऐसा कैरियर जहाँ उसके अरमानों को उड़ान भी मिले और अपने काम से संतोष भी, जहाँ उसे यथासंभव पूर्णता और सार्थकता का एहसास भी मिले और एक सम्मानजनक आजीविका भी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक तौर पर यह चाह भी होती है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए कुछ नया और कुछ अच्छा कर सके। इंसान की यह बड़े सपने देखने की चाहत ही तो है जो उसे एक दिन उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। डॉक्टर कलाम ने यूं ही नहीं कहा, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। यूं तो किसी भी व्यक्ति की इससे कुछ कर गुजरने की चाहत और जिजीविषा या जीवित की अभिव्यक्ति अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई साहित्य, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर देश दुनिया में नाम कमा सकता है, तो कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता को छू सकता है। कोई राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र में उतरकर देश समाज की सेवा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, तो कोई सिनेमा या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति कर अपना योगदान कर सकता है। हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में लिखा भी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इस संवैधानिक मूल कर्तव्य की मूल भावना यही है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में बेहतरी की कोशिश करे और अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ता जाए। भारतीय वांग्मय में भी लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर भारतीय सिविल सेवाओं का हिस्सा बनना किसी भी युवा के लिए बेहतर कैरियर विकल्प हो सकता है। लाख टके का सवाल यह है कि जब कुछ अच्छा और नया करने या जीवन को सार्थक बनाने तथा सम्मानजनक आजीविका को अपनाने के ढेर सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो सिविल सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि को ही क्यों चुने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी क्षेत्र या परीक्षा की तैयारी से पहले हम इस प्रश्न को ठीक ठाक जवाब हमारे मन में जरूर होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं। मेरी समझ में किसी भी युवा अभ्यर्थी के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हो सकते हैं। आइए उन पर कुछ चर्चा करते हैं। चूंकि किसी भी क्षेत्र या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अदम्य इच्छा, लगन, जुनून और जीवट का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है, और यह भी स्पष्ट है कि पर्याप्त मोटिवेशन लेवल और उत्साह के बिना सफलता की राह में अभ्यर्थी के ठहरने और भटकने की गुंजाइश भी रहती है। लिहाजा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले और इसके दौरान ठीक ठाक अभिप्रेरणा और सकारात्मक सोच की जरूरत है। मुझे लगता है कि सिविल सेवाएं जीवन में प्रभावी योगदान का बड़ा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराती हैं। भारतीय सिविल सेवाओं को देश का स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के संविधान के मूल्यों और विधान के प्रावधानों के मुताबिक देश के आम नागरिक के जीवन से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों, खेती, किसानी, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था, रेल और डाक, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, राजस्व, संस्कृति, वंचित वर्गों का कल्याण आदि में योजनाओं के कार्यान्वयन और समुचित नियमन के माध्यम से बड़े स्तर पर अपना योगदान करती है। सिविल सेवाओं की एक और बड़ी खासियत है इसके कार्यक्षेत्र की विविधता। उपयुक्त विभिन्न क्षेत्रों समेत शायद ही नागरिकों के जीवन का कोई ऐसा पक्ष हो जहां सिविल सेवाएं योगदान न करती हों। इन तमाम कार्यक्षेत्रों में बेहतर काम कर हम अपनी प्रतिभा व योग्यता का भरपूर उपयोग करते हुए देश व समाज के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। सिविल सेवक बनने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है आत्मसंतोष का भाव और अपने अस्तित्व की पूर्णता के करीब पहुंचने की अनुभूति। क्या आपने कभी उस सुख की कल्पना की है जब आप किसी गरीब व बेसहारा वृद्धा के जीवन में प्रभावी बदलाव लाकर उसकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू करवा सकें? जब लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आप वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, भूमिहीन किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। भारतीय संविधान के आदर्शों और मूल्यों से दिशा लेकर विधि का शासन लागू करने की दिशा में प्रयास कर आने वाली पीढ़ियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की मुहिम का
अब भी हिस्सा बन पाए और आज़ादी की लड़ाई के सेनानियों की भावनाओं के अनुरूप 21वीं सदी में देश के विकास का पंख लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर भारतीय महाशक्ति बनने के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाएं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत सभी लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील, पत्रकार, लेखक, कलाकार, बैंकर, प्रबंधक, व्यवसायी, उद्योगपति, समाजसेवी आदि अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाते हैं और उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। पर सिविल सेवाओं की यह विशेषता है कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पर नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। मिसाल के तौर पर ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी श्री राजेश पाटिल का उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव के बाल मजदूर ने खुद कलेक्टर बनकर अपने कार्यक्षेत्र के जिले को बाल श्रम से मुक्त बनाया। अपने संघर्ष की कहानी को उन्होंने लिखा भी, जो उनकी पुस्तक माँ मैं कलेक्टर बन गया के रूप में प्रकाशित भी है। गांधी जी की कुंजी, जिसे भारत के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उसे सपने को पूरा करने की दिशा में सिविल सेवाएं बेहतर विकल्प हो सकती है, गांधी जी ने कहा था। मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें कोई संदेह हो तो यह परीक्षण करो। अपने मन में वो सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा लाओ जिसे तुमने कभी देखा हो। फिर तुम सोचो कि तुम जो भी कदम उठाने वाले हो, क्या उससे उस आदमी को कुछ मिलेगा? क्या वह कदम उसके लिए उपयोगी होगा? अन्य शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखे लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा? गांधी जी के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी ऐसे में संतोष और अपरिमेय सुख दे सकता है। सिविल सेवाएं हर रोज ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है जब हम गांधी जी के सपने को पूरा करने की राह में छोटी सी पर कदम बढ़ाते जरूर है। रही बात प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल सेवाएं किसी भी युवा के लिए एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानजनक कैरियर विकल्प है। 24x7 का यह जॉब दरअसल महज एक नौकरी न होकर सेवा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए उपयुक्त अनेक कारणों के अलावा कुछ और भी चाहिए, वह है कमिटमेंट और जज्बा। अगर आपने खुली आंखों से आईएएस बनने का सपना देखा है और आप में उसे सपने को पूरा करने का जोश, लगन और जुनून है, अगर आप देश दुनिया के घटनाक्रम के प्रति जागरूकता रखते हैं, अपने देश और समाज के प्रति सरोकार और संवेदना का भाव है, तो जुट जाइए अपने सपने को पंख लगाने के लिए। उम्मीदों का आसमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। निदा फाजली साहब ने लिखा भी है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। प्रसिद्ध विचारक फ्रैंक आउटलर ने लिखा है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित व अपेक्षाकृत कठिन मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत लिए छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से झोला उठाकर चलने वाले युवा ऐसा क्या करें कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में उनकी सफलता की संभावनाएं पर्याप्त रूप से बढ़ जाएं। युवा अभ्यर्थी अपने व्यक्तित्व में ऐसे कौन से परिवर्तन या गुणात्मक सुधार लाने की कोशिश करें कि उनकी खुली आंखों से देखे गए उन सपने उन्हें उनके ध्येय तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें। इन्हीं प्रश्नों से जूझते युवकों के कुछ सवालों के जवाब देने की ईमानदार कोशिश में अपने सीमित ज्ञान, अनुभव व नजरिए के आधार पर करूंगा। सिविल सेवा परीक्षा आपके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का एक समग्र परीक्षण है। परीक्षा में आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इम्तिहान लिया जाता है। लिहाजा इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी अभ्यर्थी अपने समग्र व्यक्तित्व में कुछ वांछनीय में प्रभावी सुधार लाकर इस परीक्षा में सफलता की अपनी संभावनाओं को कमोबेश बढ़ा तो सकता ही है। आइए ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें जो सिविल सेवा परीक्षा की विशेष प्रकृति और मांग के अनुरूप व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो सकते हैं। अनास्था से बचें और विश्वास बनाए रखें। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की लंबी, उबाऊ और थकावट भरी प्रक्रिया में बहुधा ऐसा होता है कि आपकी अपने माध्यम, अपने वैकल्पिक विषय, अपनी काबिलियत या खुद पर ही आस्था डगमगाने लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि परीक्षा मेरे बस का रोग नहीं है। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर कुछ अभ्यर्थी अनास्था के संकट का बुरी तरह शिकार होकर व्यथित व उद्विग्न हो जाते हैं और परीक्षा से जुड़े हर पहलू को लेकर एक आशंकापूर्ण और नकारात्मक नजरिए का निर्माण कर लेते हैं। अनास्था इस हद तक कि मेरा तो चयन ही नहीं हो सकता, या मैं कभी अच्छे उत्तर नहीं लिख सकता आदि इस किस्म की अनास्था निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकती है। जब मैं अतीत में मुड़कर खुद को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि
मुझे परीक्षा प्रणाली अपने माध्यम, अपने विषय, अपनी काबिलियत और सबसे बढ़कर खुद पर भरपूर आशा रही है। अक्सर मुझे लगता है कि इस तरह की आशा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायता करती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई अभ्यर्थी ये मानकर ही बैठ जाए कि मैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा में हिंदी में जो उत्तर लिखूंगा उस पर अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, तो क्या वह परीक्षा के दौरान पूर्ण मनोयोग से अपना 100% देकर अच्छा उत्तर लिख पाएगा? निश्चित रूप से यह संदेहास्पद ही है। आज तक ये सौंदर्य को आगे की कालजी कविता ऐसा दे वीणा में कुछ इस तरह के अभिव्यक्त किया गया है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो, वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथा थी महाशून्य, वह मौन, अविभाज्य, अनापद, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। जिजीविषा, जीवन तथा और जीवट बनाए रखें। हमने ऐसे तमाम जीवंत उदाहरण देखे हैं जब अभ्यर्थियों ने अपने जीवट और जुनून से बड़ी सी बड़ी चुनौतियों का सामना कर आगे की राह बनाई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जिजीविषा का आलम यह होना चाहिए कि मुझे प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जिजीविषा भी आसक्ति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीने की प्रबल इच्छा के साथ फल में आसक्त हुए बगैर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस तरह की सोच के साथ कुछ तैयारी करने पर व्यक्ति के तनाव एवं दबाव से बचना जा सकता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन को संभव बनाया जा सकता है। परीक्षा में सफलता मिले या न मिले, जिंदगी कभी रुकती या थमती नहीं है और व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास जारी रखता है, भले ही माध्यम कोई भी हो, क्योंकि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। 3 मार्गदर्शक सिद्धांत। सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए भारतीय दर्शन के 3 सिद्धांत मुझे विशेष तौर पर आकर्षित करते हैं और मेरी सफलता में 3 सिद्धांतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें पहला सिद्धांत है गीता का निष्काम कर्मयोग। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भय मा ते संघर्षो कर्मणि है। सामान्य भाषा में इस निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को इस रूप में समझा और बताया जाता है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस सिद्धांत का शाब्दिक अभिप्राय ही ग्रहण करने पर अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कर्म करने के लिए प्रेरणा और हिम्मत कहाँ से लाएं। जहाँ तक कि मैं इस अद्भुत सिद्धांत को समझ पाया हूँ, उसके अनुसार निष्काम ही कर्मयोग फल की इच्छा रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह तो फल की प्राप्ति के लिए बिना आसक्त हुए कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देता है। धर्मवीर भारती ने अंधायुग गीति नाट्य में निष्काम कर्मियों की शक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको आरक्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। अनासक्त होकर पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करने का सकारात्मक प्रभाव परीक्षा के स्तर पर पड़ता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद कुछ अभ्यर्थी उसके फल में अत्यधिक आसक्त होकर आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी में न जुटकर व्यर्थ की अटकलों में महीनों का समय व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा ही मुख्य परीक्षा देने के बाद भी होता है, जब हम इंटरव्यू की तैयारी को उचित समय नहीं दे पाते। इस आसक्तिपूर्ण तैयारी का यह भी दुष्प्रभाव होता है कि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में रोज जो कुछ नया सीखते हैं उसे एंजॉय नहीं करते और उसका आनंद भी नहीं उठा पाते। लिहाजा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया में स्थिर व मजबूत बने रहने के लिए व्यक्तित्व में निष्काम कर्मियों का समावेश एक श्रेष्ठ विकल्प है। मेरे लिए दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है जैन दर्शन का अनेकांतवाद व स्यादवाद। संक्षेप में इस अनूठे सिद्धांत का अभिप्राय है कि सत्य को सभी लोग अपने अपने भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, परंतु कोई भी नजरिया न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत। आपको एक हाथी और 7 अंधों वाला उदाहरण याद है? सड़क पर बैठे हाथी के विभिन्न अंगों को स्पर्श कर 7 अंधे व्यक्ति हाथी का स्वरूप वैसा ही अलग अलग समझते हैं, जैसे कोई झाड़ू समझता है तो कोई पंखा। अनेकांतवाद सिखाता है कि सिर्फ अपने विचार को सही मानना और दूसरों के विचारों को सिर से नकारने का आग्रह स्वयं से गलत है। इस तरह अनेकांतवाद दूसरों के विचारों का सम्मान करना और स्वीकार्यता सिखाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, सभी समस्याओं की हल की कुंजी है। किसी लेखक ने स्वीकार्यता के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, When we don't accept an undesired event, it becomes anger. When we accept, it becomes tolerance.
When we don't accept uncertainty, it becomes fear. When we accept it, it becomes adventure. When we don't accept others' bad behavior towards us, it becomes settled. When we accept it, it becomes forgiveness. When we don't accept others' success, it becomes jealousy. When we accept it, it becomes inspiration. Acceptance is the key to handling life well. अनेकांतवाद का सिद्धांत सिविल सेवा परीक्षा में हर कदम पर साथ निभाता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में तो अनेकांतवाद का विचार एक संजीवनी है। जब हम किसी प्रश्न को उत्तर लिखते या बताते समय अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट हुए बगैर संतुलित तरीके से दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय ही है। परीक्षा में सफलता के पहले भी और बाद भी दूसरों के विचारों और नजरिए का सम्मान करना सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और हर क्षेत्र में सफलता की राह को आसान बनाता है। मेरा तीसरा प्रिय मार्गदर्शन सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का मध्यम वर्ग। इसे मिडिल पाथ या गोल्डन मीन भी कहा जा सकता है। बुद्ध दोनों अतियों की उपेक्षा कर बीच का रास्ता निकालने की सलाह देते हैं। एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित, यानी अधिकता हर चीज की बुरी होती है। मध्यम मार्ग पर तर्क के झगड़ों विवादों के सरल और मैत्रीपूर्ण समाधान की राह सुझाता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मध्यम वर्ग एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच और संतुलित मत यानी कि बैलेंस्ड व्यू के निर्माण में मदद करता है। यदि हमारे व्यक्तित्व में संतुलन का तत्व शामिल हो तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहजता के साथ सफलता की राह आसान हो जाती है। मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रयोग परीक्षा की तैयारी में हर मोर्चे पर किया जा सकता है, जैसे सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना, न अधिक कठिन और न ही अधिक कामचलाऊ भाषा, सब सीमाएं का पालन करना और न अधिक लंबा उत्तर न ही अधिक छोटा। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देते समय अति से बचते हुए निकटतम सही उत्तर चुनना, इंटरव्यू में रेडिकल होने से बचना आदि। इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए निष्काम कर्मयोग, अनेकांतवाद और मध्यम वर्ग के सिद्धांतों का व्यक्तित्व में समावेश एक बेहतरीन रास्ता है। अपनी ताकत पहचानें और जुट जाएं। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और गुण प्रदान किए हैं तो कुछ स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी। यद्यपि यह तय है कि हमारी कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती है और कुछ प्रयासों से अपने कमियों और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से निजात भी पाई जा सकती है, परंतु इसके लिए खुद को पहचानना और खुद के प्रति एक समझ विकसित करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसी को आत्मनिरीक्षण या आत्मन्वेषण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए किसी का उपदेश देना जितना आसान है, उसे व्यावहारिक तौर पर खुद अमल में लाना उतना ही कठिन है। खुद का अन्वेषण और विश्लेषण करना बड़ी हिम्मत का काम है और बड़े बड़े तिस्मार खां इस काम में असफल हो जाते हैं। इसका सीधा या मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हम ऐसे लोगों का साथ ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें अप्रिशिएट करता रहे या हमारी कमियों को नज़रअंदाज करे। अपने आलोचकों का सम्मान करे का एहसास तो कभी जसों में ही होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुंटे छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कवि दौलतराम ने छह ढाला में श्रेष्ठ व्यक्ति का एक अनूठा गुण बताया है, निज गुण अरूप पर अवगुण डांके, यानी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने गुण और दूसरों के अवगुण छिपाए। एक शायर तो यहाँ तक लिखते हैं, जिससे खुद के भीतर के भी ऐब दिखाई देते हों, हमने ऐसा भी एक अपना चश्मा बनवा रखा है। उपयुक्त कथनों के क्रम में यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के विशेष में बात करें तो यह समझना अनिवार्य ही है कि हमारे व्यक्तित्व में खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानने का हुनर शामिल होना चाहिए। खासतौर पर यदि तैयारी के शुरुआत दौर में ही यह मालूम हो जाए तो अपनी विशेषताओं व गुणों को और निखारा जा सकता है और कमियों पर होमवर्क करके उन्हें काफ़ी हद तक बेअसर किया जा सकता है। निरंतरता सफलता की कुंजी है। अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। चीज़ों को अलग ढंग से करने वाले दरअसल जो रणनीति अपनाते हैं उसमें निरंतरता यानी कि कॉन्सिस्टेंसी या पेरिस्टेंस एक प्रमुख तत्व होता है। हमारे आपके बीच ऐसे तमाम लोग होते हैं जो शुरुआत तो बड़ी शानदार और महत्वाकांक्षी ढंग से करते हैं पर अपने उस जज्बे या चिंगारी यानी कि स्पार्क को कायम नहीं रख पाते। ऐसे भी तमाम लोगों से हम मिलते हैं जो रास्ते में छोटी मोटी परेशानियों में धैर्य खोकर ढेर हो जाते हैं या परिस्थितियों पर ठिकरा फोड़कर खुद को जस्टिफाई करके बेदाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन के तमाम क्षेत्रों सहित सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें निरंतरता प्रायः सफलता का एक अनिवार्य तत्व रहा है।
आजकल व्यक्ति को योग्यता का आकलन करने के मानदंडों में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहाँ आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्विटेंट को ही व्यक्ति की काबिलियत का आधार माना जाता था, वही बाद में ईक्यू इमोशनल क्विटेंट का तत्व भी शामिल हुआ और आजकल नियोक्ता एम्प्लॉयर अपने भावी अधिकारी कर्मचारी के पीक्यू यानी कि पेसिस्टेंस क्विटेंट का आकलन करना जरूरी समझने लगे हैं। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट सौंपा जाए और उसका शुरुआती उत्साह व रुचि कुछ दिनों में खत्म हो जाए तो उस प्रोजेक्ट की को सफलता की संभावना निश्चय ही कम हो जाती है। लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत उत्साह और निरंतरता बनाए रखना सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। निरंतरता के इस गुण की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सकारात्मकता से भरपूर रहें। मेरी समझ में सफलता के प्रति प्रतिबद्ध किसी भी अभ्यर्थी का अदम्य सकारात्मकता से भरपूर होने का गुण उसे बाकी अभ्यर्थियों से काफी बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा की लंबी व कठिन प्रक्रिया के दौरान सकारात्मकता और मोटिवेशन लेवल बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है, पर थोड़े प्रयास से इस स्तर को कायम रखा जा सकता है। मेरी दृष्टि में इस सकारात्मकता के स्तर को बनाए रखने में ये कुछ तरीके कारगर हो सकते हैं। पहला, अमूमन खुश रहें और खुश रखें। पढ़ाई का तनाव की तरह लेने के बजाय एंजॉय करें और भीतर से प्रसन्न रहें। एक शायर ने लिखा है, खुलूस दिल में जुबान पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। दूसरा, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और आज की खुशी कल के लिए आरक्षित न करें। मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसा रवैया न बनाए कि मैं तो अमुक सफलता मिलने पर ही खुश होऊंगा या सेलिब्रेट करूंगा। जीवंतता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि खुश रहने के लिए किसी मौके का इंतजार कतई न करें। तीसरा, किसी से मिलने मोटिवेशनल लगता है और किसी से बात करके निराशा और अवसाद मिलता है। अतः कोशिश करें कि पॉजिटिव सोच रखने वालों से संगति करें और निगेटिविटी से भरपूर लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इन्हीं नकारात्मक लोगों से बैठ के विवादों में उलझे बगैर अपनी राह में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। हाँ, समालोचनात्मक टिप्पणी और सुधार के सुझावों के खुलकर स्वागत करें। चौथा, रिश्ते निभाना सीखें। तैयारी की प्रक्रिया और जीवन की दौड़ में आपकी अपने हमेशा आपका साथ निभाते हैं। परिवार और दोस्त आपको मोटिवेट कर ऊर्जा से भर सकते हैं और हर कदम पर आपको हिम्मत बंधा सकते हैं। खुश रहने और पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए घर परिवार और अच्छे दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखें। मैंने कहीं सुना था, लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। पांचवा, अपनी रुचियां विकसित करें। हमें से हर किसी का रुझान और अभिरुचियां अलग अलग हो सकते हैं। किसी को खेलना पसंद है तो किसी को नॉवेल पढ़ना, किसी को योगाभ्यास भाता है तो किसी को सिनेमा संगीत का शौक होता है। अपनी रुचियों पर बहुत ज़्यादा वक्त न भी इन्वेस्ट कर सकें, पर दिन में आधा एक घंटा तो इन्हें दे ही सकते हैं। ये रुचियां व शौक न केवल आपके एक खुशी और संतुष्टि देते हैं बल्कि तरोताज़ा एहसास भी कराते हैं। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें और छोटी छोटी बातों का तनाव न लें। मांझी द माउंटेन मैन मूवी के दशरथ मांझी की तरह मुश्किलों के बीच शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला जज्बा बनाए रखें। मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान इसी तरह की एक कविता लिखी थी, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी में यह विश्वास लिए। उहापो अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान हो बंधाए, कितनी पथ में चेहरों पर बस हो मुस्कान। अंतर्मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। यह समझना पर्याप्त है कि यह परीक्षा एक सामान्य यानी कि जनरलिस्ट अप्रोच की मांग करती है। लिहाजा एक अभ्यर्थी को इसी अनुरूप अपने रुझान को डालने का प्रयास करना चाहिए। अभिरुचि और अभिवृत्ति के विकास की इस सतत प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत निर्माण हेतु इन बातों का भी ध्यान रखें। पहली, देश दुनिया व समाज में लगातार घट रही घटनाओं के विविध आयामों और उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति एक जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बनाए रखें और निरंतर खुद को अपडेट रखने की आदत विकसित करें। सामाजिक सरोकारों को अपनी सोच और जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानकर चलें। जरूरतमंद लोगों और वंचित वर्गों के प्रति अपने योगदान यानी कंट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचें और देने के सुख यानी कि जॉय ऑफ गिविंग का आनंद महसूस करें। तीसरा, जब कभी निर्णय की स्थिति में हो या कुछ समझ न पा रहे हो तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। हम में से सबके पास कॉमन सेंस होती है, पर हम इसका प्रासंगिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक मशहूर कहावत है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन।
सिविल सेवा परीक्षा के दौरान व तैयारी के दौरान अनेक अवसरों पर अक्सर कॉमन सेंस यानी कि सामान्य समझ हमारा मार्गदर्शन करती है। चौथा, संकुचित दृष्टिकोण से बचें और खुले दिमाग से नए विचारों का स्वागत करते रहें तथा निरंतर सीखते रहें। ऋग्वेद में भी लिखा है कि आनो भद्राय क्रत्वो यंतु विश्वतः, यानी विश्व भर से श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए, अतः किसी भी किस्म की संकीर्णता के दायरे में बंधने के बजाय व्यापक व संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करें। कठिन परिश्रम से बिल्कुल न कतराएं। एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, यानी निरंतर अभ्यास से तो मूर्ख बुद्धिमान हो जाते हैं, जिस प्रकार रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस कथन का सीधा सा अभिप्राय यह है कि अभ्यास और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ने रहने पर ही सफलता प्राप्त होती है। यूपीएससी की सिविल परीक्षा पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। कठिन परिश्रम और अध्यवसाय के बल पर ही कोई अभ्यर्थी इस बेहद कठिन एवं प्रतिष्ठित मानी जाने वाली परीक्षा का 43वें भेद कर सकता है। आप में कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परीक्षा में सफलता के बाद सेवा काल में भी हर मोड़ पर कठिन परिश्रम व चुनौतियों का सामना करना ही होता है। कहा भी गया है, कठिन परिश्रम का पुरस्कार है और अधिक परिश्रम। लिहाजा मेहनत करने से कदापि न कतराएं और आलस्य से बचते हुए खुशी खुशी सहज भाव से भरपूर परिश्रम करें। विनम्रता सर्वश्रेष्ठ गुण है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया में जो विशेषता विकसित करना अपरिहार्य है वह विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आपको भी प्रसन्न बनाता है और आपसे जुड़े लोगों को भी। हम अपने आसपास ऐसे अक्सर साथियों को देखते हैं जो परीक्षा का कोई चरण उत्तीर्ण होने या अपने अच्छे प्रदर्शन पर विचलित हो जाते हैं और जमीन पर पांव भी नहीं रख पाते। छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए, पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं का गुमान करना या व्यर्थ में इतराना अथवा दूसरों को नीचा दिखाना भला कहाँ की समझदारी है। और फिर हमें गुरूर हो भी तो भला किस बात का। हम जितना पढ़ते जाते हैं हम पाते हैं कि उससे कहीं ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं है। जाने माने दार्शनिक सुकरात ने यूं ही नहीं कहा था, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अतः ज्ञान एवं सीखने की लालसा बनाए रखें और खुद की लकीर बड़ी कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, अपने कौशलों का विकास करें। यूं तो सभी व्यक्तियों की क्षमताएं अनंत है, पर हम व्यक्तियों में भेद कैसे करते हैं। हम कैसे किसी व्यक्ति को बेहतर या अधिक योग्य समझते हैं और किसी को कमतर। इसका पैमाना होता है उसके व्यक्तित्व में निहित कौशल यानी कि स्किल। मजे की बात यह है कि हम में से कोई भी थोड़ी मेहनत और लगन से अपने कौशल को विकसित कर सकता है। मैनेजमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि मोटे तौर पर कौशल की 3 तरह के होते हैं: तकनीकी कौशल, सांबोधिक या अवधारणात्मक कौशल, मानवीय कौशल। यदि सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि में एक वाक्य में इन तीनों कौशलों का अर्थ समझे तो हमारी जानकारी, रणनीति, अभ्यास, रिवीजन आदि टेक्निकल स्किल के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं पर हमारी राय, समझ और विश्लेषण आदि कंसेप्चुअल स्किल से अंतर्गत और हमारी निजी विषय सीखने का जज्बा, एटीट्यूड व एटीट्यूड हमारे ह्यूमन स्किल्स के अंतर्गत आएंगे। किसी व्यक्ति के संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स और अंतर्व्यक्ति कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके मानवीय कौशलों की श्रेणी में आएंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी की परीक्षा की अपेक्षाओं के अनुरूप खुद के सर्वांगीण व्यक्तित्व को संवारने के लिए इन तीनों श्रेणियों के कौशलों की दरकार है। लिहाजा मेरी समझ में सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी कोशिश करें कि ये स्किल्स उनके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएं और उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बनकर उसे संवारें। रिश्ता तो बस निभाने में है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सरल रेखा में जीवन जिए, यानी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से लेकर इस दौरान अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में आपको संबल देने, आपको सहज बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे रिश्तों की दरकार होती है। ये रिश्ते आपको माता पिता एवं भाई बहन के भी हो सकते हैं और करीबी दोस्तों के भी। तैयारी के दौरान तनाव मुक्त, दबाव मुक्त और प्रसन्नचित्त रहने के लिए रिश्ता निभाना और उन्हें एंजॉय करना बहुत मदद करता है। आप भी रिश्ते निभाए और आपके इष्टजन भी आपके सुख दुख में आपका साथ निभाए। यह परीक्षा की तैयारी ही नहीं, पूरी जिंदगी की एक स्वाभाविक जरूरत है। यद्यपि यह भी ध्यान रहे कि तैयारी के इस समय में आप अपने वक्त को अनुकूलतम उपयोग करें। मैं आपसे तैयारी की उधेड़ बुन के दौरान लिखी है अपनी एक कविता वक्त कहाँ यूं ही साझा कर रहा हूँ, जो मैंने कभी भोपाल में झील के किनारे बैठकर लिखी थी।
वक्त कहाँ कुछ से पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूं, वक्त कहाँ पापा के शिकवे फटकारे और डांट सकूं सहूं, कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का और पड़ोसी के मुस्कुराते रिश्ते खूब निभाने का। रिश्तों के गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी, सौंधी सौंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी। जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसों से। सोने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे। कब आएगा समझ मुझे क्या जीवन का असली मतलब, खुशियों का आकार मिलेगा होंगे सपने अपने जब। कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, यूं ही वक्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल।